हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब क्या होता है और हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है। जो हिस्टोपैथोलॉजी है उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू। मतलब कोई भी ऑपरेशन, जब भी ओटी का कोई पेशेंट होता है, उसका जब भी ऑपरेशन होता है, वो अपेंडिक्स हुआ या फिर कोई भी बॉडी का ऑर्गन्स होते हैं, वहां से अपन उस ऑर्गन्स को वहां से निकाल के और उसके बाद में हिस्टोपैथोलॉजी लैब में लेके आते हैं। फिर अपन देखते हैं कि हाँ इस पार्ट में अपने क्या हो रहा है, कोई भी डिजीज है, या फिर अपन को दिख जाता है कि या तो वहां पे क्या नेक्रोसिस बना होगा या फिर डिजीज कंडीशन अलग ही दिख जाएगी अपने पास में, ब्लैक स्पॉट्स बने होते हैं, तो फिर अपन वहां से क्या करेंगे, उसको कट करेंगे। देन उसके बाद में क्या करेंगे, टिश्यू प्रोसेसिंग करके स्लाइड बना के अपन उसको देख लेंगे। अब सबसे पहले अब अपन देखेंगे हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब क्या होता है। हिस्टोपैथोलॉजी का तो स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू। अगर कोई भी डिजीज टिश्यू है उसकी स्टडी कर रहे हैं अपन, तब वो क्या आएगा, हिस्टोपैथोलॉजी के अंडर में आएगा। अब कोई पूछे कि हिस्टोलॉजी मीन्स क्या होता है, ये भी तो पूछ सकता है कि हिस्टोलॉजी 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 मीन्स होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। नॉर्मल टिश्यूज की अगर अपन स्टडी कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू मीन्स होता है हिस्टोलॉजी। तो स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू मीन्स होता है हिस्टोपैथोलॉजी, और स्टडी ऑफ टिश्यू का मतलब होता है हिस्टोलॉजी। तो अभी अपना टॉपिक है हिस्टोपैथोलॉजी। अपन हिस्टोपैथोलॉजी को आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो अपन स्टेप्स देखते हैं सबसे पहले कि हिस्टोपैथोलॉजी में स्टेप्स कौन कौन सी आती है। तो सबसे जो पहली स्टेप्स आती है उसको अपन बोलते हैं, जो पहली स्टेप्स होती है उसको बोलते हैं सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन। अब सैंपल कलेक्शन में क्या क्या देखेंगे, जो पेशेंट अपने पास में आया है उसकी एज देखेंगे कि उसकी एज क्या ना कितनी है, उसका नेम क्या है, नेम देखेंगे, नेम क्या है पेशेंट का। टाइप्स देखेंगे कौन से टाइप्स का टिश्यू है, टाइप्स देखेंगे कि टिश्यू का टाइप्स कौन सा है, कि हार्ट टिश्यू है या फिर सॉफ्ट टिश्यू है, क्योंकि ब्रेन का टिश्यू है या फिर किसी और ऑर्गन्स का, या फिर किसी पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गन्स का अलग सेक्शन ले रहे हैं, या फिर जो टिश्यू है वो ले रहे हैं, तो अपन देखेंगे कि पर्टिकुलर कौन से ऑर्गन्स का टिश्यू है अपने पास में। देन उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, उसके प्रॉपर एड्रेस देखेंगे उसका, और एड्रेस के बाद में क्या देखेंगे, उसको एक परफॉर्मा दे देंगे और अपन बोल देंगे कि विद इन 1 वीक्स के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे इसका फर्स्ट स्टेप है वो है सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन। ठीक है, अभी अपन देख लिए कि पेशेंट की एज, सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, या फिर किस टाइप का टिश्यू है, बोनी टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू है, या फिर स्किन का कोई टिश्यू है। उसके बाद में अपन जो सेकंड वाला जो स्टेप्स आएगी वो है सेकंड स्टेप्स, उसको बोलते हैं अपन क्या, फिक्सेशन। क्या बोलेंगे, फिक्सेशन। फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी टिश्यूज अपन जैसे अपन बॉडी से रिमूव करेंगे उसको, तो रिमूव करने के बाद में क्या होता है, उसका डिकम्पोजिशन, सड़ना गलना स्टार्ट हो जाता है इमीडिएटली। वो पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं उसके, कि जैसे अपन टिश्यूज को बॉडी से बाहर निकालेंगे ऑपरेशन के दौरान, जैसे टिश्यूज से बॉडी के बाहर निकालेंगे टिश्यूज को, तो क्या होता है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू लेस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। बाहर निकालने पर उसको क्या, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई भी नहीं मिलेगी, और प्यूट्रिफिकेशन बाय द बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्यूट्रीफाई कर देंगे उस टिश्यूज के अंदर। ठीक है, और ऑटोलाइटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है, ऑटोलाइटिक मतलब खुद अपने आप को तोड़ना, तो उस कंडीशंस में भी क्या होगा, टिश्यू डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। देन अपन देखेंगे कि फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब ये है कि एनी टिश्यू रिमूव फ्रॉम द बॉडी स्टार्ट डिकम्पोजिशन इमीडिएटली। जैसे किसी टिश्यू को अपन बॉडी से रिमूव करेंगे तो उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है इमीडिएटली ड्यू टू लेस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, लेस ऑफ ब्लड सप्लाई, और अकोमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया या प्यूट्रिफिकेशन बाय द बैक्टीरिया, ऑटोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिविटी। ये सारी चीजें क्या होती है, फिक्सेशन मतलब जो डिकम्पोजिशन है उसको बढ़ाती है। लेकिन जो फिक्सेशन सॉल्यूशन है वो इन सारी प्रोसेस को क्या कर देगा, रोक देगा। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो ऑर्गन जैसा बॉडी में था वैसे का वैसे वो क्या हो सके, बाहर हो सके। मतलब बॉडी से बाहर निकाल लिया अपन ने सैंपल्स को, तो बाहर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें वो सारी फैसिलिटीज, सारी न्यूट्रिशंस मिलेंगे जो बॉडी के अंदर मिलते हैं। तो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं क्या, फिक्सेशन। और फिक्सेशन मोस्ट कॉमनली फिक्सेटिव एजेंट्स कौन से होते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मलिन।
क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेलिन बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज फिक्सेटिव कौन सा है, फॉर्मेलिन। ठीक है, अभी अपन सिर्फ जो स्टेप्स हैं उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बाद में पर्टिकुलर सैंपल कलेक्शन को, फिक्सेशन को, इसके आगे की जितने भी स्टेप्स हैं उनको पर्टिकुलर एक एक लेक्चर में अपन अलग से समझेंगे। अभी अपन सिर्फ स्टेप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नंबर 3 की जो स्टेप्स आती है उसको अपन बोलते हैं क्या, डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन 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 का मतलब क्या होता है, कोई भी टिश्यू है तो टिश्यू से वाटर को बाहर निकालना, पानी होता है टिश्यू में उसको बाहर निकालना। ठीक है, तो वाटर रिमूव फ्रॉम द टिश्यू इट्स कॉल्ड डिहाइड्रेशन। मतलब वाटर को जैसे अपन टिश्यू से बाहर निकालेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन बोलेंगे। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया। अब डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं अपन, ये अपन अलग से देखेंगे, लेकिन कोई पूछ ले डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा होता है हिस्टोपैथोलॉजी में जिससे अपन डिहाइड्रेशन करते हैं, तो एजेंट होता है कौन सा, एल्कोहल। कौन सा होता है, एल्कोहल होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा होता है, एल्कोहल होता है। और एल्कोहल में भी क्या अपन बढ़ते क्रम में लेते हैं एल्कोहल को, मतलब सबसे पहले अपन 70% एल्कोहल लेते हैं, उसके बाद में अपन 80% एल्कोहल लेते हैं, 80% एल्कोहल, उसके बाद में 95% एल्कोहल लेते हैं और 100% एल्कोहल, 100% एल्कोहल जिसको अपन एब्सोल्यूट एल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपन देख रहे हैं कि जो डिहाइड्रेशन अपन कर रहे हैं वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जिसको अपन एल्कोहल बोल रहे हैं। इसमें क्या असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एल्कोहल लेते हैं। कैसे लेते हैं, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में। कैसे, जैसे बढ़ रहा है ना, पहले 70% ले रहे हैं, फिर 80% ले रहे हैं, देन 95% और देन एब्सोल्यूट एल्कोहल, मतलब 100% एल्कोहल को अपन एब्सोल्यूट एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन जो नंबर 4 की जो स्टेप्स होती है, एक मिनट, नंबर 4 स्टेप्स, कौन से नंबर की, 4th नंबर की। नंबर 4th नंबर की जो स्टेप्स होती है वो होती है क्लियरिंग। इसकी होती है नंबर 4th, वो कौन सी होगी, क्लियरिंग। क्लियरिंग क्लियरिंग का मतलब, क्लियर मतलब साफ सफाई रखना। तो ये इसमें क्या होता है, जो टिश्यूज है उससे अपन जो डिहाइड्रेशन किया था, तो डिहाइड्रेशन में क्या किया था कि वाटर को रिमूव किया था अपन ने टिश्यूज से। अब क्लियरिंग में क्या करेंगे, मतलब जो जो वाटर है, वाटर की जगह वहां पे एल्कोहल ने ले लिया, वो तो डिहाइड्रेशन हो गया। एल्कोहल ने क्या किया, वाटर को बाहर निकाल लिया और एल्कोहल की डिहाइड्रेशन मतलब वाटर की जगह एल्कोहल आ गया। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, क्लियरिंग करेंगे, मतलब अब अपन को टिश्यूज से एल्कोहल को बाहर निकालना है। किससे, टिश्यू में जो एल्कोहल चला गया डिहाइड्रेशन के दौरान, उसको अपन एल्कोहल को बाहर निकालने की एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं क्लियरिंग। और क्लियरिंग एजेंट होता है उसको बोलते हैं जाइलिन। क्लियरिंग एजेंट को क्या बोलते हैं अपन, जाइलिन। जाइलिन क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज क्लियरिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब जाइलिन क्या करेगा, एल्कोहल को बाहर निकालेगा टिश्यूज से। तो एल्कोहल रिमूव फ्रॉम दी टिश्यूज। ठीक है, इट इज सॉल्यूशन इज कॉल्ड जाइलिन। उसको क्या बोलेंगे, जाइलिन बोलेंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्लियरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को क्लियरिंग बोलेंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, जो अपना क्लियरिंग एजेंट है जाइलिन, वो अपन टिश्यूज में डालेंगे। तो वो क्या करेगा, जो डिहाइड्रेशन के दौरान जो एल्कोहल टिश्यूज में था उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो एल्कोहल रिमूव फ्रॉम द टिश्यूज, इसमें क्या बोल सकते हैं इसको, एल्कोहल रिमूव फ्रॉम दी एल्कोहल रिमूव फ्रॉम दी टिश्यू। टिश्यूज से अपन क्या करेंगे, एल्कोहल को रिमूव करेंगे। और इसी प्रोसेस को, जिसको अपन क्लियरिंग बोल रहे हैं, इसी प्रोसेस को अपन और क्या बोल सकते हैं, डी एल्कोलाइजेशन। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, डी एल्कोलाइजेशन। क्या बोल सकते हैं इसको, डी एल्कोलाइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है, डी एल्कोलाइजेशन का मतलब, जैसे वहां डिहाइड्रेशन बोला था, मतलब वाटर को टिश्यू से बाहर निकालना, वो डिहाइड्रेशन हो गया। डी एल्कोलाइजेशन क्या होगा, मतलब जो एल्कोहल को टिश्यू से बाहर निकालना, वो क्या हो गया, डी एल्कोलाइजेशन हो गया। क्लियर। देन उसके बाद में अपन देखेंगे कि नंबर 5 की जो स्टेप्स होगी, नंबर 5 स्टेप्स, उसको अपन बोल देंगे क्या, इम्प्रीगनेशन। क्या बोलेंगे उसको, इम्प्रीगनेशन। क्लियर। इम्प्रीगनेशन का मतलब क्या होता है, अब इम्प्रीगनेशन जैसे अपन ने सबसे पहले देखा था कि सैंपल कलेक्शन है, सैंपल रिसीविंग होगा, देन उसके बाद में क्या होगा, फिक्सेशन होगा। फिक्सेशन के बाद में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है एल्कोहल, जो टिश्यूज से क्या होगा, वाटर को रिमूव करेगा।
तो वो डिहाइड्रेशन हो गया। उसके बाद में अपन देखेगा क्लियरिंग एजेंट, एक जो साफ सफाई रखने वाला एजेंट जिसको जाइलिन बोल रहे हैं, वो क्या करेगा, एल्कोहल को रिमूव करेगा फ्रॉम द टिश्यूज। कहां से रिमूव करेगा, टिश्यूज से रिमूव करेगा एल्कोहल को, उसको डी एल्कोलाइजेशन बोल देते हैं अपन। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप्स आती है वो आती है इम्प्रीग्नेशन। इम्प्रीग्नेशन का मतलब है जो अपने जाइलिन यूज में ले रहे हैं, अब इसको अपन टिश्यूज से बाहर निकालेंगे। जाइलिन अब टिश्यूज में जाइलिन चलेगी, अब अपन को क्या है, जाइलिन को भी बाहर निकालना है। तो जाइलिन को बाहर निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको पैराफिन वैक्स में डालना पड़ेगा। किसमें, पैराफिन वैक्स में। तो क्लियरिंग एजेंट जो इम्प्रीगेशन एजेंट कौन सा है, मोल्टेन पैराफिन वैक्स। कौन सा है, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ वैक्स, मोल्टेन पैराफिन वैक्स अपन क्या लेंगे, इम्प्रीग्नेशन में लेंगे। अब इसमें क्या होगा, जाइलिन को तो वो रिमूव कर देगा वहां से, और जो पोर्स बन जाते हैं मतलब छिद्र बन जाते हैं टिश्यूज में, जहां पे क्या होगा, वैक्स आकर के फिल हो जाएगा, मतलब वैक्स क्या होगा उसमें बढ़ जाएगा आकर के। ठीक है, अब उसके बाद में अब ये नंबर 5 स्टेप्स हो गई। अब इम्प्रीग्नेशन एजेंट कौन सा होता है, अपन ने देख लिया कि जो मोल्टेन पैराफिन वैक्स है वो इम्प्रीग्नेशन स्टेप को कंप्लीट करती है। देन स्टेप नंबर 6, अब अपन देखेंगे स्टेप नंबर 6 को। 6 वाली कौन सी स्टेप्स है, ठीक है, 6 वाली स्टेप्स है। अब इससे पहले 6 वाले स्टेप से पहले अपन एक चीज और देखते हैं, वो ये है कि जो स्टेप नंबर जो अपने जो डिहाइड्रेशन जिसको अपन बोल रहे हैं डिहाइड्रेशन, उसके बाद में क्लियरिंग और देन इम्प्रीग्नेशन। ये जो तीनों स्टेप्स हैं, मतलब डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग व इम्प्रीग्नेशन, इन तीनों स्टेप्स को मिलाकर के अपन क्या बोल देते हैं, टिश्यू प्रोसेसिंग। इन तीनों स्टेप्स को मिलाकर अपन क्या बोलेंगे, टिश्यू प्रोसीजर, टिश्यू प्रोसीजर बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे, टिश्यू प्रोसीजर। तो कोई भी पूछे कि टिश्यू प्रोसीजर्स में कौन कौन सी स्टेप्स आती है, तो सबसे पहले वाली स्टेप्स आती है डिहाइड्रेशन, उसके बाद में क्लियरिंग, उसके बाद में इम्प्रीग्नेशन। ठीक है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा होता है, एल्कोहल होता है। क्लियरिंग एजेंट कौन सा होता है, जाइलिन होता है। इम्प्रीग्नेशन अपन किससे करते हैं, मोल्टेन पैराफिन वैक्स से करते हैं। इज इट क्लियर। देन उसके बाद में अपन देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, नंबर 6 वाली स्टेप कौन सी है। अब अपने पास पता है कि अब जो ये टिश्यू प्रोसेसिंग का जो टोटल टाइम है, मतलब तीनों स्टेप्स का जो टाइम है, ये 18 आवर्स का टाइम होता है टोटल, अंडर और नाइट। मतलब पहले दिन अपन टिश्यू प्रोसीजर मशीन्स होती है उसमें अपन रखे जाते हैं, इसमें 12 स्टेशन बने होते हैं, वो अपन डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन पढ़ेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग। तब उसमें 12 स्टेशन होते हैं, 12 जार होते हैं अलग अलग सॉल्यूशंस के, एक जार फिक्सेशन का होता है, और उसके अलावा जो सेकंड थर्ड नंबर, उसके बाद जो 6 जार होते हैं वो एल्कोहल के होते हैं, और देन 3 जार क्लियरिंग एजेंट जाइलिन के होते हैं, और 2 जार मोल्टेन पैराफिन वैक्स इम्प्रीग्नेशन के होते हैं। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे अपन। अभी अपन को पढ़ना है अपने टिश्यू प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, तो उसके बाद में अपन करेंगे क्या, उसके बाद में जो टिश्यू है उसका अपन क्या करेंगे, ब्लॉक बनाएंगे। क्या करेंगे, ब्लॉक बनाएंगे। तो नंबर 6 सैंपल रिसीविंग फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप था फिक्सेशन, नंबर 3 स्टेप था डिहाइड्रेशन, नंबर 4 स्टेप था क्लियरिंग, नंबर 5 स्टेप था इम्प्रीग्नेशन, और नंबर 6 वाला जो स्टेप अपना नंबर 6 वाला, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्बेडिंग। क्या बोलेंगे उसको, एम्बेडिंग। एम्बेडिंग का मतलब ही क्या होता है, ब्लॉक मेकिंग। क्या मतलब होता है इसका, ब्लॉक मेकिंग, मतलब ब्लॉक बनाना, ब्लॉक मेकिंग। ठीक है, ब्लॉक बना रहे हैं तो एक ब्लॉक बनाने को अपन क्या बोलेंगे, एम्बेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्बेडिंग। ठीक है, अब ब्लॉक किससे बनाते हैं अपन, तो ये बनाते हैं मोल्टेन पैराफिन वैक्स से। किससे बनाते हैं, मोल्टेन पैराफिन वैक्स से। मोल्टेन पैराफिन वैक्स से अपन क्या करेंगे, एम्बेडिंग बनाएंगे, और जहाँ पे अपन ब्लॉक बनाते हैं उस सेंटर को बोलते हैं एम्बेडिंग सेंटर। ईयरफोन लगा के पढ़ा रहा है, तो आप ईयरफोन लगाओगे तो आपके सही। ठीक है, एम्बेडिंग सेंटर्स होता है, जहाँ से ब्लॉक बनाते हैं उसको बोलते हैं एम्बेडिंग सेंटर। जहाँ पे ब्लॉक प्रिपेयर कर रहे हैं अपन उसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन में ये वो है बोर्ड जो आपको बता रहा था मैं, तो उस पे पढ़ा रहे एम्बेडिंग रिकॉर्डिंग सुन रही सेंटर, इसको क्या बोलेंगे अपन, एम्बेडिंग सेंटर्स, जहाँ पे ब्लॉक आवाज समझ आ रही ना, अब आ रही है यार। देन उसके बाद में क्या होगा, अपने पास ब्लॉक्स बन जाएंगे। अब ब्लॉक बनने के बाद में अपन क्या करेंगे, नंबर 7 की जो स्टेप्स है, अब ब्लॉक बन गया तो उसकी कटिंग करेंगे अपन। नंबर 7 की स्टेप्स क्या होती है, स्टेप नंबर
7, उसको अपन बोलते हैं माइक्रोटोमी। क्या बोलेंगे उसको? माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी क्या होता है? ब्लॉक्स की जो सेक्शन कटिंग करना होता है, जो ब्लॉक्स की कटिंग करना होता है, उसको अपन बोलते हैं माइक्रोटोमी। और ये किससे करते हैं अपन? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं क्या? माइक्रोटोम। क्या बोलते हैं उसको? माइक्रोटोम। ठीक है। माइक्रोटोमी का मतलब होता है जो ब्लॉक्स है उसकी कटिंग करना है, क्योंकि अपने को एक क्या होता है, एक थिन पीस लेना है सेक्शन का। ठीक है। तो माइक्रो जो अपन वैक्स में जो ब्लॉक बनाया, उसके बाद में अपन देखते हैं कि उसकी कटिंग कैसे होती है। तो माइक्रोटोमी उसको कटिंग को बोलते हैं, और माइक्रोटोम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे अपन क्या करते हैं? कटिंग करते हैं। ठीक है। अलग अलग टाइप्स के माइक्रोटोम होते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज माइक्रोटोम है वो है रोटरी माइक्रोटोम। कौन सा है? रोटरी माइक्रोटोम। क्लियर? रोटरी माइक्रोटोम मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो माइक्रोटोम है वो होता है रोटरी माइक्रोटोम। ठीक है। उसके बाद में अपन ने सेक्शन कट कर लिया। उसके बाद में आता है फ्लोटेशन बाथ। वो एक स्टेप नहीं होती, इसी में होती है माइक्रोटोमी में। अपन ने सेक्शन लिया है कैमल हेयर ब्रश से, और उसको क्या फ्लोटिंग बाथ या वाटर बाथ होता है उसके अंदर डाल देते हैं अपन। ठीक है। तो वाटर बाथ में क्या होगा, जैसे अपन ने सेक्शन कट किया, तो सेक्शन कट करने के बाद में अपन देखते हैं कि अपन सेक्शन को वाटर बाथ में डाल देते हैं। ठीक है। वाटर बाथ में क्या होगा, जो सेक्शन है अगर उसमें कोई रिंकल्स आ गए, रिंकल्स का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे कोई फोल्डेड आ गए, फोल्ड हो गया जो सेक्शन है वो, तो वो सारे रिमूव हो जाते हैं, रिंकल्स रिमूव हो जाते हैं। तो रिंकल्स को रिमूव करने के लिए, फोल्ड्स को रिमूव करने के लिए अपन टिश्यू का जो सेक्शन होता है उसको अपन किस में डालते हैं? जो जो पैराफिन वैक्स का सेक्शन होता है जिसमें टिश्यू इंक्लूड होता है, उसको अपन फ्लोटिंग बाथ या वाटर बाथ में डालते हैं। ठीक है। अब वाटर बाथ का टेम्परेचर क्या होता है? मोल्टन पैराफिन वैक्स होता है, उसके टेम्परेचर से क्या होता है? नीचे होता है, कम होता है, बिलो होता है उससे। ठीक है। जिससे कारण क्या होता है, जो वैक्स होती है वो क्या है? मेल्ट नहीं होती, पिघलती नहीं है। तो नॉर्मली 45 to 50 डिग्री टेम्परेचर होता है वाटर बाथ का। ठीक है। वो अपन माइक्रोटोम में पढ़ेंगे तब देखेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे? स्लाइड्स को ले लेंगे। ठीक है। अब स्लाइड पे अपन ने क्या किया? सेक्शंस को ले लिया। तो नेक्स्ट जो अपनी स्टेप होती है वो होगी डीपेरिफिनाइजेशन। किसकी होगी? डीपेरिफिनाइजेशन। नंबर 8, उसको क्या बोलेंगे? डीपेरिफिनाइजेशन। डीपेरिफिनाइजेशन। अब डीपेरिफिनाइजेशन में क्या होगा, जैसे अपन ने सेक्शन लिया स्लाइड्स पे, और उसको क्या करेंगे अपन? एयर ड्राई करेंगे। मतलब जो उसके ऊपर जो भी वैक्स है, पैराफिन वैक्स स्लाइड पे, वो सारी वैक्स वगैरह अपने को हटानी है, क्योंकि उसके बाद में अपन स्टेनिंग करनी है। तो स्टेनिंग करेंगे तो अगर वो वैक्स वगैरह अपने पास में रहेगी, तो उससे क्या स्टेनिंग स्टेनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो अगर प्रॉपर स्टेनिंग नहीं हो पाएगी तो अपन क्या करेंगे? वो वैक्स है उसको डीपेरिफिनाइजेशन हॉट एयर ऑन या ऑटोक्लेव, हॉट एयर ऑन होता है उसमें रख देते हैं। किसमें रखते हैं डीपेरिफिनाइजेशन? किसमें रखते हैं? एक तो होते हैं स्लाइड वार्मिंग टेबल। क्या होती है? स्लाइड वार्मिंग टेबल। एक तो स्लाइड वार्मिंग टेबल होती है, एक क्या होता है? हॉट एयर ऑन। हॉट एयर ऑन। मोस्टली हॉट एयर ऑन का मेन काम तो स्टरलाइजेशन होता है, बट अपन इसमें भी हॉट एयर ऑन का यूज में ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में अपन स्लाइड अपने पास बिल्कुल एयर ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल ड्राई से जो है अपने पास स्लाइड वो ड्राई हो जाएगी। उसके बाद में अपन क्या करेंगे? उसकी स्टेनिंग करेंगे। ठीक है। तो स्टेप नंबर 9, अब देखेंगे 9 वाली स्टेप कौन सी है। ठीक है। स्टेप नंबर 9, एक मिनट। 9 नंबर की स्टेप कौन सी है अपनी? तो उसको बोलते हैं क्या? स्टेनिंग। क्या बोलेंगे? स्टेनिंग। ठीक। जो हिस्टोपैथोलॉजी में मोस्ट कॉमनली यूज स्टेनिंग कौन सी होती है? तो उसको बोलते हैं H&E स्टेनिंग। क्या बोलेंगे उसको अपन? H&E स्टेनिंग। क्या बोलेंगे? H&E स्टेनिंग बोल देते हैं अपन उसको। H का मतलब क्या होता है? हेमेटॉक्सिलिन। E का मतलब होता है इयोसिन। तो हेमेटॉक्सिलिन व इयोसिन स्टेनिंग। ठीक है। हेमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग को ही अपन क्या बोलते हैं? H&E स्टेनिंग बोलते हैं। ठीक है। अब अपने पास स्टेनिंग हो गई, देन उसके बाद में अपन क्या करेंगे? उसके बाद में अपन जो स्लाइड है, नंबर 10 वाले जो स्टेप्स है उसको बोलेंगे माउंटिंग। आफ्टर स्टेनिंग क्या करेंगे अपन? माउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे? माउंटिंग। माउंटिंग का मतलब होता है कि जो भी अपने पास स्लाइड का जो स्टेनिंग स्टेनिंग किया अपन ने, जो स्लाइड का जो नॉर्मल कलर है, स्लाइड का जो नॉर्मल कलर है वो कलर नॉर्मली रहे। मतलब अपन को क्या करना है? जो स्लाइड्स हैं, जो ब्लॉक्स है, अपने को
WHO के अकॉर्डिंग अपने को 10 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखनी पड़ेगी, स्टोर करके रखनी पड़ती है फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। जैसे कोई पेशेंट है, उसका आज ऑपरेशन हुआ, अपन ने वहां से कोई भी टिश्यू निकाला, जैसे अपेंडिक्स का टिश्यू वहां से निकाला और उसका अपन ने स्टडी के लिए ब्लॉक बना लिया और स्लाइड्स बना के पैथोलॉजिकल हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज कर ली। देन अपन देख लेते हैं कि कौन सी डिजीज है। डिजीज का भी आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो अपनी स्लाइड्स है और जो अपने ब्लॉक्स है उनको क्या स्टोर करके रखेंगे 10 ईयर्स तक। कब तक स्टोर करेंगे? 10 साल तक अपन उसको स्टोर करके रखेंगे। तो स्टोर करने से जो स्लाइड होती है, तो 10 साल तक तो स्लाइड का कलर उड़ जाएगा। भाई जैसे नॉर्मल स्लाइड है तो 10 साल तक रखी रखी रहेगी, तो उसके ऊपर जो स्टेनिंग का जो कलर है वो क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा, मतलब कलर क्या हो जाएगा? फाल्ट हो जाएगा। देन उसके बाद में अपन वो स्लाइड, नॉर्मल जो स्लाइड का कलर होता है, उस स्लाइड के जो कलर्स को, नॉर्मल कलर मतलब जो होता है उसको रिटेन करके रखना। जैसे स्लाइड का कलर था वैसा का वैसे 10 साल बाद में अपने को उस स्लाइड का कलर मिले, इसलिए अपन क्या करते हैं? उसकी माउंटिंग करते हैं। क्या करते हैं? उसकी माउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल कलर ऑफ स्लाइड आर रिटेन बाय द माउंटिंग। ठीक है, माउंटिंग के दौरान अपन क्या करते हैं? नॉर्मल कलर होता है स्लाइड को, वो क्या करते हैं? नॉर्मल कलर जो स्लाइड का होता है वो रिटेन रहता है, मतलब जैसे था स्टेनिंग के दौरान 10 साल बाद में आप उसको देखोगे तो वैसे की वैसे ही दिखेगी। तो मोस्ट कॉमनली जो माउंटिंग मीडिया है वो एक तो होता है DPX। क्या होता है? DPX, डेक्सटाइरिन पॉलीस्टाइरिन जाइलिन। DPX का मतलब होता है डेक्सटाइरिन पॉलीस्टाइरिन जाइलिन। ठीक है, एक और मीडिया, माउंटिंग मीडिया के यूज में ले सकते हैं अपन कनाडा बाल्सम। क्या ले सकते हैं? कनाडा बाल्सम। क्या होगा? कनाडा बाल्सम। तो DPX, डेक्सटाइरिन पॉलीस्टाइरिन जाइलिन जो मोस्ट कॉमनली माउंटिंग मीडिया है, अगर अपने पास ये अवेलेबल नहीं है तो अपन क्या लेंगे? कनाडा बाल्सम भी इसकी जगह ले सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में जो स्टेप आएगी, स्टेप नंबर 11, उसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। क्या बोलेंगे उसको? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब अपन ये देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होता है। अब अपन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जब भी देखेंगे तो हमेशा पहले 40x पे देखते हैं, क्योंकि DPX अपन ने जब लगाया, मतलब माउंटिंग मीडिया यूज किया, तब क्या करेंगे अपन? उसके ऊपर स्लाइड लगा देंगे। DPX क्या होता है? जेली फॉर्म में मीडिया होता है। जब उसके ऊपर अपन कवर स्लिप ऐड कर देंगे, फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो अपन उसके ऊपर जेल लगा दिया, तो ऑयल इमर्जन मतलब 100x में अपन देख नहीं सकते उसको। तो कौन से में देखेंगे? हाई पावर एक्स में। किस में देखेंगे? हाई पावर एक्स जो लेंस होता है, जिसको अपन 40x बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 40x लेंस बोलते हैं। उसमें अपन क्या करेंगे? इसको देख लेंगे। ठीक है, अब अपना माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हो गया। देन अपन क्या करेंगे लास्ट में? अब अपन क्या स्टडी, अपन को बताइए, रिपोर्टिंग दे दी अपन ने, पेशेंट को कोई भी डिजीज है वो आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद में अपन क्या करेंगे? स्लाइड को प्रिजर्व करके रखेंगे। ठीक है, तो स्लाइड्स होती है उसको प्रिजर्व करके रख देंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होती है? प्रिजर्वेशन ऑफ स्लाइड एंड ब्लॉक्स। कौन सी होगी? प्रिजर्वेशन स्लाइड ऑफ ब्लॉक, जिसको 10 ईयर्स के लिए अपन क्या करेंगे? स्लाइड्स को और जो ब्लॉक्स है उनको प्रिजर्व करके रख देंगे। ठीक है, तो ये पूरी टोटल प्रोसेस होता है हिस्टोपैथोलॉजी का, जो अपन ने अभी देख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे एक बार वापस से समराइज कर लेते हैं अपन चैप्टर्स को। वापस से समराइज करते हैं चैप्टर्स को। अपन ने क्या क्या देखा हिस्टोपैथोलॉजी में। तो सबसे पहले तो अपन डेफिनेशन देखी। सबसे पहले अपन ने क्या किया? डेफिनेशन देखा। ठीक है, डेफिनेशन देख लिया सबसे पहले तो अपन। पर डेफिनेशन हिस्टोपैथोलॉजी होता है क्या है? तो हिस्टोपैथोलॉजी मींस होता है स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू, इट्स कॉल्ड हिस्टोपैथोलॉजी। मतलब कोई भी डिजीज टिश्यू है उसकी स्टडी कर रहे हैं अपन, तो उसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। अब ये बात सही है कि कोई डिजीज टिश्यू है तो उस टिश्यू को जब बॉडी से बाहर निकालेंगे तभी तो अपन उसकी स्टडी करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बॉडी के अंदर अंदर ही स्टडी करेंगे। तो पहले ऑपरेशन के दौरान उस टिश्यूज को अपन क्या करेंगे? बॉडी से बाहर निकालेंगे। ठीक है, देन अपन देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। जहां से अपन को लग रहा है कि हाँ ये डिजीज कंडीशन यहाँ अवेलेबल है, तो वहां से अपन ग्रोसिंग के थ्रू वहां से ग्रोस करके एक स्मॉल पीस, एक डिस्क लाइक टिश्यू को अपन वहां से अलग कर लेंगे। जहां जहां अपन पता चल रहा है नेक्रोसिस हो रहा है या फिर डिजीज कंडीशन है यहाँ पे, वहां से अलग कर लेंगे उसको। देन उसके बाद में क्या करेंगे? अपन फिक्सेशन मतलब वहाँ लैब में भेज देंगे हिस्टोपैथोलॉजी। अब ग्रोसिंग का काम डॉक्टर्स का होता है। उसके बाद में अपना काम क्या होता है? सैंपल रिसीविंग का। तो सबसे पहले अपन सैंपल रिसीविंग देख लिया। तो सैंपल रिसीविंग के टाइम अपन ने क्या देखा? सबसे पहले अपन ने देखा सैंपल कलेक्शन। ठीक है, सैंपल कलेक्शन में देख लिया एज ऑफ पेशेंट, नेम और टाइप्स ऑफ टिश्यू, और जैसे हार्ड टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू है, वो सब अपन इसमें देख लेते हैं सैंपल कलेक्शन में। देन उसके बाद में अपन देखते हैं फिक्सेशन। सेकेंड स्टेप्स कौन सी होती है अपने पास? फिक्सेशन।
ठीक है। फिक्सेशंस में अपन ने क्या देखा कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिंग एजेंट कौन सा होता है? फॉर्मेलिन होता है। कौन सा होता है? फॉर्मेलिन। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिंग एजेंट कौन सा होता है? फॉर्मेलिन होता है। ठीक है। तो 10% फॉर्मेलिन अपन क्या होता है? मोस्ट कॉमनली यूज फिक्सेटिव एजेंट होता है, वो ले लेते हैं। अब इसको कैसे प्रिजर्व करते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं फिक्स फॉर्मेलिन के, वो अपन अलग लेक्चर में देखेंगे। अभी अपने को सिर्फ स्टेप्स कवर करनी है स्टेपों की, तो अपन देख लेंगे फिक्सेशंस में क्या होता है। जो फॉर्मेलिन होता है मोस्ट कॉमनली यूज फिक्सेटिव एजेंट होता है। ठीक है। वो फिक्स कर देगा, जैसे लाइफ लाइक कंडीशन, जैसे बॉडी के अंदर वो टिश्यू जैसे था वैसे वैसे वो बाहर रहेगा। ठीक है। उसका डिनेचुरेशन नहीं होता। तो फिजिकली कंप्लीटली तो फिजिकल स्टेट और पार्सली केमिकल स्टेट में उसको प्रिजर्व करके रखेगा। मतलब जो उसकी फिजिकल जैसे वो शेप था वैसे बिल्कुल वैसा का वैसे ही रहेगा। और उसके अंदर अगर कोई केमिकल चेंजेस, मतलब पार्सली केमिकल चेंजेस, जैसे ब्लड अंदर जैसे बॉडी के अंदर था वैसे वैसे ब्लड बाहर तो रह नहीं सकता, तो उसको बोलते हैं पार्सली केमिकल स्टेट में क्या करेगा, प्रिजर्व करके रखेगा। तो फिक्सेशन हो गया। ठीक है। नंबर थर्ड पे अपन ने देखा था जो फिक्सेशन के बाद में अपन क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन। क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन। अब अपन को पता है कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। अभी अभी अपन ने पहले डिस्क्राइब किया था डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन वाटर रिमूव फ्रॉम द टिश्यू एंड सेल्स। मतलब कोई भी जो भी वाटर है, जो पानी है, जो अपने ऊतक है, कोशिका है, उनसे बाहर निकालना ही डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो वाटर रिमूव फ्रॉम द टिश्यू एंड सेल्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। उसको क्या बोल देंगे? डिहाइड्रेशन बोल देंगे। और फिर बात करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा होता है। तो अपन ने देखा था कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा होता है? एल्कोहल होता है। ठीक है। और एल्कोहल में भी क्या ले लेते हैं अपन? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, मतलब बढ़ते क्रम में एल्कोहल लेंगे। ठीक है। जैसे 70% एल्कोहल सबसे पहले लेंगे। वो जब अपन टिश्यू प्रोसेसिंग देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि टोटल एल्कोहल के 6 जार होते हैं। जब टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन की बात करते हैं उसमें फॉर्मेलिन जो फिक्सेशन होता है उसका 1 जार होता है उस मशीन में। तो 1 जार में फॉर्मेलिन डाल दिया, इसके बाद यही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट जार होते हैं 6 जार। तो 6 जार किसके होते हैं? एल्कोहल के होते हैं। ठीक है। जिसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोल रहे हैं। तो एल्कोहल 70% एल्कोहल लेते हैं सबसे पहले, देन 80% एल्कोहल, देन 90% एल्कोहल, और फिर सॉरी 95% एल्कोहल, देन एब्सोल्यूट एल्कोहल या 100% एल्कोहल। तो ये हो गया ना असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है। बढ़ते क्रम में अपन क्या ले रहे हैं? एल्कोहल को ले रहे हैं। ठीक है। देन उसके बाद में अपन ने देखा था कि नेक्स्ट स्टेप कौन सी है, वो है क्लियरिंग। कौन सी है? क्लियरिंग। सॉरी, नेक्स्ट स्टेप कौन सी है? क्लियरिंग है। क्या हो रहा? नेक्स्ट स्टेप है वो है क्लियरिंग। क्लियरिंग। तो सबसे पहली स्टेप थी सैंपल कलेक्शन, उसके बाद में सेकंड स्टेप फिक्सेशन, देन थर्ड स्टेप डिहाइड्रेशन, नंबर फोर्थ नंबर की क्या है? क्लियरिंग है। क्लियरिंग में क्या करेंगे अपन? क्लियरिंग का मतलब होता है साफ सफाई रखना। तो एक क्लियरिंग एजेंट होता है जिसको अपन बोल देते हैं जाइलिन। क्या बोलेंगे? जाइलिन। जाइलिन क्लियरिंग एजेंट होता है। ठीक है। तो जाइलिन क्या करेगा? क्लियरिंग एजेंट है, ये एल्कोहल को रिमूव कर देगा। जैसे डिहाइड्रेशन में क्या होता है? डिहाइड्रेशन मतलब वाटर रिमूव फ्रॉम द टिश्यू एंड सेल्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। बट अपन क्लियरिंग की बात कर रहे हैं, तो अपन को ऐसा तो है नहीं कि एल्कोहल को टिश्यूज में रखना है। भाई एल्कोहल को भी बाहर निकालना है ना टिश्यूज से। एल्कोहल का काम हो गया, उसने वाटर को बाहर निकाल दिया। अब एल्कोहल को भी बाहर निकालना है, तो एल्कोहल को बाहर निकालने के लिए क्लियरिंग एजेंट होता है जाइलिन, जो अपन यूज में लेते हैं। तो जाइलिन क्या करेगा? क्लियरिंग एजेंट होगा जो एल्कोहल को रिमूव कर देगा। कहां से? टिश्यूज और सेल्स से। ठीक है। तो एल्कोहल रिमूव फ्रॉम द टिश्यूज एंड सेल्स इज कॉल्ड क्लियरिंग। उसको क्या बोलेंगे? क्लियरिंग बोलेंगे। क्लियरिंग एजेंट होता है जाइलिन, जो इसमें यूज में लेते हैं। टोटल टिश्यू प्रोसेसिंग में 3 जार होते हैं जो जाइलिन की यूज में लेते हैं। ठीक है। अब इस स्टेप को जैसे अपन वहां बोल रहे थे वाटर रिमूव फ्रॉम द टिश्यू एंड सेल्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, वैसे इसमें बोल सकते हैं कि एल्कोहल रिमूव फ्रॉम द टिश्यू एंड सेल इज कॉल्ड क्लियरिंग। और इसी को और क्या बोल सकते हैं? डी एल्कोलाइजेशन। इस स्टेप को अपन और क्या बोल सकते हैं? डी एल्कोलाइजेशन। एल्कोलाइजेशन। डी एल्कोलाइजेशन मतलब मतलब एल्कोहल को टिश्यू एंड सेल से बाहर निकालना। नंबर फोर्थ हो गई। नंबर फिफ्थ वाली जो स्टेप्स है वो आती है इम्प्रीगनेशन। नंबर फिफ्थ है इम्प्रीगनेशन। कौन सी है? इम्प्रीगनेशन। नंबर फिफ्थ इम्प्रीगनेशन। अब इसमें क्या होगा? जो अपन को जाइलिन को भी क्या है? टिश्यूज से बाहर निकालना है। जाइलिन का काम वहां खत्म हो गया है कि उसने एल्कोहल को बाहर निकाल दिया था। अब टिश्यूज में तो एल्कोहल को बाहर निकाल दिया, तो एल्कोहल की जगह जाइलिन ले ली। अब जाइलिन को भी अपन ने क्या है? बाहर निकालना है। तो उसकी जगह अपन क्या यूज में लेते हैं? मोल्टेन पैराफिन वैक्स। क्या यूज में लेंगे? मोल्टेन पैराफिन वैक्स। मोल्टेन पैराफिन मतलब पिघली हुई पैराफिन वैक्स यूज में लेते हैं। अब उसमें जाइलिन क्या करती है? पोर्स बना देती है टिश्यूज में। ठीक है। अब वो पोर्स क्रिएट हो रहे हैं टिश्यूज में, तो अपन क्या करेंगे? वो पोर्स में क्या होगा? मोल्टन पैराफिन वैक्स वो जाके क्या फिल हो जाएगी। क्लियर? ठीक है।
अब इन तीनों स्टेप्स को, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग एंड इम्प्रेग्नेशन को, इन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, टिश्यू प्रोसेसिंग स्टेप्स। कौन से स्टेप्स बोलते हैं, टिश्यू प्रोसेसिंग स्टेप्स। क्लियर। देन उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि नंबर जो 6th वाली स्टेप है वो कौन सी है। अब यहाँ पे अपना टिश्यू प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। You are currently the only person in this conference. ठीक है। नंबर 6 वाले स्टेप्स, नंबर 6 अपन ने देख लिया है कि अपने पास टिश्यू प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया, मतलब जो प्रोसीजर चाहिए था अपने को वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसके बाद में अपने पास जो टिश्यू जो ऐसे पीसेस इतने पीस कट किए थे अपन ग्रोसिंग के दौरान, जिनको अपन ने टिश्यू प्रोसेसिंग कर लिया उसमें, उसके बाद में इन पीसेस से क्या करते हैं अपन, ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक बनाएंगे तो ब्लॉक इनके चारों तरफ से क्या होगा, ऐसे मोल्टन का एक वो होता है, एल मोल्ड होता है। एल मोल्ड मतलब स्टेनलेस स्टील के बने हुए ऐसे एल शेप के क्या होते हैं, मोल्ड होता है। उन दोनों को एक जगह करके और इस टिश्यूज को बीच में रख के और अपन क्या डाल देंगे, इसमें वैक्स डाल देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है। तो नंबर 6 वाले जो स्टेप्स होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, एम्बेडिंग। क्या बोलेंगे, एम्बेडिंग। एम्बेडिंग को और क्या बोल सकते हैं अपन, ब्लॉक मेकिंग। क्या बोलेंगे, ब्लॉक मेकिंग। ठीक है। अभी एम्बेडिंग हो गई नंबर 6, यहाँ पे अपने पास ब्लॉक बन जाएगा, सॉलिडिफाइड ब्लॉक आ जाएगा अपने पास में। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। तो नंबर 7 की जो स्टेप्स है उसको बोलते हैं माइक्रोटोमी। ठीक है, उसको बोलेंगे माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी का मतलब क्या होता है, सेक्शन को कट करेंगे, और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे अपन सेक्शन को कट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोटोम। क्या बोलेंगे, माइक्रोटोम। तो मोस्ट कॉमनली यूज माइक्रोटोम कौन सा है, रोटरी माइक्रोटोम है। वहां से अपन ने क्या सेक्शन को कट कर लिया। ठीक है। देन अपन क्या करेंगे, अब अपने पास उसका क्या है, स्लाइड बनाएंगे। स्लाइड बनाने के बाद डीफेरिफिनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कौन सी, डीफेरिफिनाइजेशन। उसमें क्या करेंगे अपन, जो अपने पास में जो स्लाइड आई है उसको होटेरा ऑन में रख देंगे, जिससे जो स्लाइड के ऊपर जो भी वैक्स है वो हट जाएगा। देन स्टेनिंग कर लेंगे, और स्टेनिंग के बाद में क्या करेंगे, माउंटिंग कर देंगे। माउंटिंग इसलिए करते हैं, जो नॉर्मल कलर स्टेनिंग है वो 10 ईयर्स तक क्या हो जाएगा, रिटेन रहे। नॉर्मल कलर है वो 10 ईयर्स तक, अगर फर्दर एग्जामिनेशन करें हिस्टोपैथोलॉजिकल उसी सेम पेशेंट का, तो वो नॉर्मल कलर ऑफ स्टेन क्या होना, रिटेन होना चाहिए। तो उसको रिटेन करने के लिए माउंटिंग मीडिया होता है, जिसको अपन डीपीएक्स और कैनेडा बाल्सम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन, वो सब डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट का काम होता है। देन फाइलिंग, उनको मतलब फिक्स करके जमा करके रख देते हैं अपन टिश्यूज एंड ब्लॉक्स को। थैंक यू।